हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 2 करेंगे कंटिन्यू सम कॉमन क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ योर सब्जेक्ट। सो देखिए, जो क्वेश्चंस आज की वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं 50 क्वेश्चंस हम टोटल करेंगे एंड जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं वो क्वेश्चंस आपके इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चंस कॉमन है जो आपके किसी भी सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी हम क्लास 1 कर चुके हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में भी हम 50 to 60 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1। द टर्म गिवन टू एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट इन द क्लासरूम ऑन अ डेली बेसिस इज व्हाट? डेली, शेड्यूल, रूटीन या रेगुलर? तो देखिए, कैसी एक्टिविटीज होती हैं जो डेली बेसिस पे हम कराते हैं तो उनको बोलते हैं रूटीन होती हैं। वे रूटीन एक्टिविटीज होती हैं। सो रूटीन इज द करेक्ट आंसर हियर। Let me select a pointer. Yes, routine. अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। द इफेक्टिव टीचिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप और प्रिंसिपल्स डिपेंड्स ऑन ऑफ द एबिलिटी ऑफ टीचर टू यूज व्हाट? देखिए, नई अवधारणाओं, संबंधों या सिद्धांतों का प्रभावी शिक्षण डैश का उपयोग करने की शिक्षक की क्षमता पर निर्भर करता है। क्या? कि उसकी क्लियर स्पीच हो, स्पष्ट भाषण हो, बॉडी लैंग्वेज हो, शारीरिक भाषा अच्छी हो, देन एग्जाम्पल सही से दे, उदाहरण दे, या इंटरेक्शन हो, मतलब बातचीत करने का ढंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है एग्जाम्पल्स। देखिए, द इफेक्टिव टीचिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ टीचर टू यूज एग्जाम्पल्स। कि कैसे टीचर एग्जाम्पल्स यूज कर पाती है नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। चाहे उसके लिए देखिए इंडक्टिव टू डिडक्टिव भी यूज किया जा सकता है या डिडक्टिव टू इंडक्टिव डिडक्टिव में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। दैट इज स्पेसिफिक टू जनरल भी या जनरल टू स्पेसिफिक भी। तो सही उत्तर है उदाहरण। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में भी डाले गए थे तो आपको लग रहा था कि एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं जिनके आंसर्स हमेशा आपको लगेंगे कि इसके अलावा भी ये वाला हो सकता है, बट हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं ऑफिशियल आंसर की। सो डोंट वरी अबाउट इट, आंसर्स आर करेक्ट। जो ऑफिशियल आंसर की में है वो ही हम फॉलो करेंगे। Coming to next question, question number 3. Multi-grade teaching is a situation where, जहाँ पे क्या होता है, मल्टीग्रेड टीचिंग की बात हो रही है, मल्टीग्रेड शिक्षण। तो सीधा आंसर पर आते हैं बिना किसी डिस्कशन के, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड देन हम गलत जो आपके ऑप्शंस है उन पे भी एक बार रीडिंग करेंगे उनकी भी। तो देखिए, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। One teacher teaches pupil of different classes at same time। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो एक टीचर होता है वो एक बार में, मतलब आप देख सकते हैं एक ही क्लास में नहीं पढ़ाता है, अलग अलग क्लासेस में असाइंड होता है। तो उसी को कहते हैं मल्टी ग्रेड टीचिंग, मतलब अलग अलग ग्रेड्स में टीचर पढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्राइमरी टीचर है तो वो क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी में कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हुआ दिख जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाएगा, ना ऐसा है 4th में पढ़ाएगा। उसको 3rd में भी दे दिया जाता है एक सब्जेक्ट, तो 5th में भी दे दिया जाता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। अब अदर ऑप्शंस है, सेवरल टीचर्स हैंडल डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द सेम क्लास। देखिए, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है ये, हो सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट भी पढ़ाए, बट मल्टीग्रेड टीचिंग का जो अर्थ है वो है कि अलग अलग क्लासेस में पढ़ाना। देन सेमिनार्स हेल्ड फॉर pupils इन क्लासेस इन द सेम स्कूल, तो ये रिलेटेड नहीं है, दिस इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। अगला है, चिल्ड्रेन हु एक्सेल आर मेड टू स्किप 1 grade टू अ हायर वन, तो ये भी नहीं है। आएंगे क्वेश्चन 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज मोस्ट यूजफुल व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टॉपिक? कौन सी स्ट्रैटेजी इनमें से सबसे ज्यादा यूजफुल है जब हम एक नया विषय या आप कह सकते हैं नया टॉपिक बच्चों को हम पढ़ाते हैं?
लेक्चर, डिस्कशन, केस स्टडी या ड्रिल। तो देखिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी है वो है केस स्टडी। एक नए टॉपिक को पढ़ाते हैं जिसमें बच्चों को रिसर्च करनी होती है एंड इट इज अ गुड वे टू इंट्रोड्यूस एनी ऑफ द टॉपिक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्मॉल ग्रुप टेक्निक ऑफ टीचिंग that is used to foster positive interdependence among people as they work and learn together is known as what? इसको ड्रैड लर्निंग बोलते हैं, बस ग्रुप्स बोलते हैं, टास्क ग्रुप या कोऑपरेटिव लर्निंग। तो देखिए सारे ऑप्शंस में से अगर आप देखेंगे तो एक ही फिट बैठ रहा है, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसमें बच्चे साथ मिलकर एक पॉजिटिव सकारात्मक निर्भरता के साथ काम करते हैं साथ में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमुलेशन टेक्निक इन टीचिंग। तो कौन सी एक सिमुलेशन की टेक्निक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। सिमुलेशन टेक्निक कौन सी है? फर्स्ट इज केस स्टडी, सेकंड इज फील्ड ट्रिप, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेशन, लास्ट इज टास्क लर्निंग। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो अगेन है सी ऑप्शन, डेमोन्स्ट्रेशन एक सिमुलेशन टेक्निक होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पस ऑफ लेसन इवैल्यूएशन। देखिए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है इन सभी में से? टू फाइंड आउट इट द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, ये पता लगाना कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं, या बच्चों को कंपेयर करना, बच्चों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना कि कैसा प्रदर्शन विद्यार्थियों ने करा है उसकी तुलना की जाए। अगला है टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एंड कंटेंट, शिक्षार्थियों और सामग्री की विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए, या टू आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू यूज, कि उपयोग करने के लिए उपयुक्त निर्देशात्मक सामग्रियों की पहचान करना कि सबसे करेक्ट मटेरियल फॉर द यूज क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आंसर की, और जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं लेसन प्लान में वो अचीव हुए हैं या नहीं ये हमें पता चलता है इवैल्यूएशन से। Next is question number 8. What is the first step in traditional lesson structure proposed by the great educator called Herbert? तो explain new material or to pupils या give pupils orientation to the lesson, या फिर question pupils या फिर revise previous knowledge। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है that is revise previous knowledge. This was the first step जो ट्रेडिशनल लेसन स्ट्रक्चर में प्रपोज करा गया था ग्रेट एडुकेटर कॉल्ड हर्बर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हिंदी में पिछले ज्ञान को संशोधित करें। Now coming to question number 9, what is the first step in current lesson structure proposed by the psychologist called Slavin? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इसमें हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे, एंड दैट इज गिव पीपल ओरिएंटेशन टू द लेसन, विद्यार्थियों को पाठ के प्रति उन्मुखीकरण देना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज क्रूशियल इन यूजिंग रिवॉर्ड एंड प्रेज इन मोटिवेटिंग पीपल्स इन अ लेसन। तो देखिए यहाँ पे थोड़े से टफ क्वेश्चंस मैंने और पुट ऑन किए हैं। व्हाई? बिकॉज आपने CRSU का अगर लेवल देखा होगा क्वेश्चंस का, सो थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं। सो हम अब प्रैक्टिस भी जितना टाइम बचा है उसमें उसी लेवल की करने की कोशिश करेंगे। सो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस का अब जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे वीडियोस में, मॉडरेट का थोड़ा कम रखेंगे, और इजी तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये रीड कर लिया हमने। ऑप्शंस हैं वेरिंग द praises and rewards, ensure that everyone gets a fair share, then praise all correct responses, या फिर लास्ट वन है consider gender in distributing praise, and the correct option is option A, wearing the praise and rewards, प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त करना। Question number 11,
स्टडी दिस क्वेश्चन केयरफुली, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से. व्हाट इज द कॉज ऑफ हर्मटन वी एक्सपीरियंस बिटवीन नवंबर एंड जनवरी. तो ये एक क्वेश्चन है. तो ऐसे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? इसको हम प्रोडक्टिव बोलेंगे, प्रॉबिंग बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे या डाइवर्जेंट बोलेंगे. तो इन क्वेश्चन को हम बोलेंगे डाइवर्जेंट. ऑप्शन डी. Now coming to question number 12, what is the name given to the kind of a question that aim at improving or expanding a pupil's initial response? Convergent, divergent, productive, probing. जब तक चारों का मतलब नहीं पता होगा, जो प्रीवियस वीडियोस में हमने किया है, तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर सकते हैं. हिंदी में ऑप्शन ये रहे, अभिसरण, डाइवर्जेंट, उत्पादक या जांच. यही होगा प्रॉबिंग क्वेश्चन, मतलब पूछना एक तरह से. तो क्वेश्चन 12 यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रॉबिंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन एजुकेशनल गेम. तो एक एजुकेशन में जब गेम का यूज करते हैं या फिर आप कह सकते हैं शैक्षिक खेल, तो कौन सा उसको डिफाइन करता है, परिभाषित करता है शैक्षिक खेल को? कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी इन द क्लासरूम एंड एजुकेशनल एक्टिविटी विद द इंटेंशन टू अम्यूज पीपल्स, या फिर एन एजुकेशनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग 2 or more pupils. Then the last is an educational activity with a goal, rules and fun. So which one is the correct option here? Right answer is option D, an educational activity with a goal, rules and fun. एक लक्ष्य, नियम और मजे के साथ एक शैक्षिक गतिविधि. Next is question number 14. Which of the following methods of teaching requires planning? Problem solving, discussion, case study, role play. निम्नलिखित में से किस शिक्षण के लिए शिष्य योजना की आवश्यकता होती है? तो सभी विकल्प पढ़ें एंड जो आपको सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. एंड द करेक्ट आंसर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग में रिक्वायरमेंट होती है प्लानिंग की. Next is question number 15. Teaching involves giving information to whom? Learners in one or two ways. It may be dash. तो दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे ऐसा. Teaching involves giving information to whom? ये क्वेश्चन I had already framed and उसका आंसर learners था. तो इस क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. अब यहाँ पे पूछा है तो ये प्रक्रिया क्या होगी? जनरल टू स्पेसिफिक, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड. तो देखिए ये प्रक्रिया जो है, जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्ट्रक्चर्ड भी अनस्ट्रक्चर्ड भी, संरचित या असंरचित. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज एक्सप्लेन टीचिंग एज एन आर्ट. कौन से इनमें से एक स्टेटमेंट है जो ये बताती है, कौन सा एक आइडिया है जो ये बताता है, एक्सप्लेन करता है कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए कि टीचिंग एक आर्ट है. आई होप हिंदी वाले स्टूडेंट्स को सभी दिख रहे होंगे क्वेश्चन. थोड़ा ऊपर नीचे है, प्रयास है मेरा कि कोई स्किप ना हो आप सभी के लिए. तो the existing of a step-by-step procedure. Second is the involvement of people whom knowledge is imparted. Third is the involvement of instruct in imparting knowledge. Fourth is evoking people's interest to impart knowledge. And जो correct answer है यहाँ पे वो है option C, the involvement of instincts in imparting knowledge. ज्ञान प्रदान करने में वृत्ति की भागीदारी. Now coming to question number 17.
इंस्ट्रक्शन हैज 3 legs. These are planning, evaluation and dash. इंस्ट्रक्शन की देखिए 3 पार्ट्स या 3 legs, आप कुछ भी बोल सकते हैं. तो क्या है, पहला प्लानिंग है, दूसरा इवैल्यूएशन है. ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि पहला कौन सा है, यहाँ पे डैश मिल जाए आपको या मिडिल डैश मिल जाए, वो आपको फिल करना हो. तो अब लास्ट बताना है आपको कौन सा है, डिसेमिनेशन, एक्टिविटी, डिस्कशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन. Implementation is the correct answer. कार्यान्वयन. Next is question number 18. Which of these should be the first factor to consider when planning instruction? Instructional procedure, entering behavior, performance assessment या फिर instructional objectives. And the correct answer is entering behavior. व्यवहार में, या आप बोल सकते हैं प्रवेश करते हुए व्यवहार जो होता है, ना कि व्यवहार में प्रवेश करना. एंटरिंग बिहेवियर होगा प्रवेश के वक्त जो व्यवहार होता है वो. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द टीचर टू एक्वायर एजुकेशनल स्किल्स. देखिए, एक टीचर को जो इंस्ट्रक्शनल स्किल्स एक्वायर करने हैं तो क्यों करने होते हैं, कौन सा इनमें से एक रीजन है. निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के लिए शिक्षण कौशल प्राप्त करने का एक कारण है. हिंदी में पढ़ते हैं इस बार. नियमित गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए. दूसरा है पाठ वितरण समय का कुशल उपयोग करना. तीसरा है बच्चों की समस्या पर माता पिता को प्रभावी ढंग से सम्मानित करने के लिए, या फिर स्कूल में सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए. जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सो दैट आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पाठ वितरण समय का कुशल उपयोग करने के लिए. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर टू एक्वायर नॉलेज. शिक्षण कौशल प्राप्त करने की एक शिक्षक को इसलिए जरूरत है. Next is question number 20. Which of the following is a characteristic of discovery learning? निम्नलिखित में से कौन सी खोज सीखने की विशेषता है. हिंदी में ऑप्शंस पढ़ेंगे. शिक्षक सीखने का आयोजन करता है और इससे विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है, ये है. या फिर किसी समस्या को हल करने के लिए छात्र अलग अलग काम करते हैं. तीसरा है विद्यार्थियों को सूचनाओं को स्वयं व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है. एंड द लास्ट इज उपयुक्त सभी. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सूचनाओं को स्वयं व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है. इन डिस्कवरी मेथड ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक विशेषता खोज करने की, या बोल सकते हैं डिस्कवरी लर्निंग की, खोज द्वारा सीखने की. अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 21. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन इज द लर्नर मोस्ट लाइकली टू बी पैसिव. ग्रुप इंटरेक्शन, होल क्लास इंटरेक्शन, इंडिविजुअल इंटरेक्शन या नन ऑफ दीज. निम्नलिखित में से किस प्रकार की कक्षा में अंतःक्रिया सीखने वाला सबसे अधिक निष्क्रिय होता है. समूह बातचीत, पूरी कक्षा की बातचीत, व्यक्तिगत बातचीत या इनमें से कोई नहीं. तो देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, होल क्लास इंटरेक्शन, जिसमें पूरी कक्षा बातचीत करती है. तो उसमें आप कह सकते हैं एक ऐसा टाइप क्लासरूम का इंटरेक्शन का हो जाता है जिसमें लर्नर जो होते हैं वो पैसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, अधिक निष्क्रिय बोलेंगे, एक अंतक्रिया. अगला है क्वेश्चन 22. विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग. तो प्रोजेक्ट मेथड का कौन सा है इनमें से एक प्रिंसिपल. फर्स्ट इज द टाइम मस्ट स्पैन द टर्म फॉर द प्रोजेक्ट टू बी फुली कंप्लीटेड. नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट मस्ट नॉट बी फोर्स्ड ऑन द स्टूडेंट्स. Third is the teacher needs to constantly direct the process of project, and fourth is none of these.
And the correct answer is option B. The project must not be forced on the students. तो ये नहीं होगा, कोई भी चीज फोर्स करके आप स्टूडेंट्स को नहीं करवा सकते हैं, ना ही ये करनी है, ना सिर्फ प्रोजेक्ट मेथड के साथ बल्कि अन्य कोई भी आप कार्य बच्चों से कराते हैं. Next is question number 23. Which one of the following is true characteristics of project method? इनमें से कौन सा एक सही characteristics है, सच्चा characteristic है, सच्ची विशेषता है प्रोजेक्ट मेथड की, परियोजन मेथड की? It results in the creation of something tangible. Second is it involves a long-term activity usually covering a school term. Third is it employs a trial and error approach to learning to arrive at a solution. Then the last is a project does not need to end successfully, but learning still occurs from the process. And the correct option is first option. It results in the creation of something tangible. इसमें एक दीर्घकालिक गतिविधि शामिल है जिसमें आमतौर पर स्कूल शब्द शामिल होता है. Question number 24. Which of the following methods most encourages pupil-to-pupil interaction in class या in teaching? निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण में पुतली की बातचीत के लिए सबसे अधिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती है? तो ऑप्शन है प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोल प्लेइंग मेथड या फिर केस स्टडी. एंड जो करेक्ट ऑप्शन आपका है दैट इज रोल प्लेइंग मेथड. भूमिका निभाने की विधि. Next is question number 25. In which types of field trips are pupil made aware of the task that they are going to perform? किस प्रकार की फील्ड ट्रिप में विद्यार्थियों को उन कार्यों के बारे में अवगत कराया जाता है जिन्हें वे करने जा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, पहले ऑप्शंस रीड कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू. ऑर्गेनाइज्ड फील्ड ट्रिप्स, स्ट्रक्चर्ड फील्ड ट्रिप्स, टीचर लेड फील्ड ट्रिप्स या द एक्सपोजिटरी मेथड. तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा. करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चर्ड फील्ड ट्रिप्स, संरचित क्षेत्र यात्राएं. देखिए फील्ड ट्रिप्स पे क्वेश्चंस बहुत सारे मुझे देखने को मिले. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अगर हम कंपेयर करें तो सभी में आपके काफी सारे एग्जाम्स के अंदर इसके बेस्ड क्वेश्चंस थे कि फील्ड ट्रिप्स का क्या इम्पोर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो ये सब अगर आपको पता होंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो ये पेडागोजी के सब्जेक्ट्स में भी फर्स्ट ईयर में भी देखने को मिला है फील्ड ट्रिप्स के बारे में. सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से करें एक बार. Next is question number 26. The teaching method whereby the teacher leads pupil through carefully planned sequence of activities to arrive at learning is known as what? The deductive method, guided discovery method, the lesson method या the expository method. And the correct answer जो भी आपको लगता है साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. Correct answer is the expository method, घाटंक विधि. This one. Next is question number 27. Which of the following characteristics of the lecture method of teaching? First is the learner do not ask questions. Second is there is no use of instructional objectives या materials. There is no interaction whosoever between pupils या none of these. जो भी आंसर लगता है लिखते जाएं साथ साथ में. जितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर सकेंगे एक वीडियो से, वी विल ट्राई एज मच एज क्वेश्चंस. 50 to 60 हमने टारगेट सेट किया है कि इतने क्वेश्चंस कर लें एक वीडियो में. एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, कोई नहीं है. लेक्चर मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेक्चर मेथड की बात करते हैं तो
देखिए लर्नर्स क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं तो ऐसा नहीं है, उसमें पूछते हैं. देयर इज नो यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, तो लेक्चर मेथड में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स का भी यूज होता है. देयर इज नो इंटरेक्शन हूसोएवर बिटवीन प्यूपल्स, तो प्यूपल्स का भी देखिए वो इंटरेक्शन भी होता है. तो नन ऑफ द अबव नहीं होगा, मतलब नन ऑफ द अबव रहेगा. ऑल ऑफ द अबव कब होता है? ये जब ये नो जो लगाया है, नॉट, नो, ये नहीं होता, तो तब हम कह सकते थे कि लेक्चर मेथड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अदरवाइज तभी हमने नन ऑफ द अबव को टिक किया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट मेथड फीचर, most important feature of teacher-led discussion method of teaching? First is the teacher has a specific point of view and want pupil to discuss it. Second is the teacher engages the pupil in talking freely about a lesson topic. Third is the teacher puts pupil into groups, then gives each group a topic and goes around to lead their discussions. And the last is low and higher order questions. करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा दैट इज ऑप्शन बी. द टीचर एंगेजेस द प्यूपल इन टॉकिंग फ्रीली अबाउट अ लेसन टॉपिक. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द टीचर लेड डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग. सबसे देखिए शिक्षण के नेतृत्व वाली चर्चा पद्धति के सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो होगी शिक्षक एक पाठ विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से बात करने में विद्यार्थियों को संलग्न या संलग्न करता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर्स क्वेश्चन इन अ लेसन? निम्नलिखित में से कौन एक पाठ में शिक्षक के प्रश्नों का ज्ञात वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पे. फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक एंड जनरल क्वेश्चन. नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट क्वेश्चन. थर्ड इज नैरो एंड ब्रॉड क्वेश्चन. फोर्थ इज लो एंड हाई ऑर्डर क्वेश्चंस. And the correct answer is option A, specific and general questions. विशिष्ट और सामान्य प्रश्न. Next is question number 30. Which of the following is best define the statement, a process by which information, skills or concepts are communicated from the teachers or pupil? First is a morning assembly, second is a teaching method, third is a lesson and fourth is none of the above. तो जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है do write in the comment box and the correct answer here is that is option C, a lesson. एक सबक नहीं होगा, ये हिंदी ट्रांसलेशन में गलती है, लेसन ही होगा ये, तो सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. आई एम नॉट करेक्टिंग इट बिकॉज यहाँ पे ट्रांसलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी. सो मेक श्योर आप विजिलेंट रहें एंड देखते रहें कि हिंदी ट्रांसलेशन ठीक है या नहीं है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. वन एक्सप्लेनेशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग इज दैट व्हाट? You have to identify from the options. Children's need should determine what is to be learned. Second is it is an over sentimental attitude towards children. Third is the subject to be learned should be considered. Fourth is the teacher's knowledge of the subject method is important. And the correct answer is option A. Children's need should be determined. What is to be learned? बच्चों की जरूरतों को निर्धारित करना चाहिए कि क्या सीखा जाना चाहिए. तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा का स्पष्टीकरण. देखिए पहले के मेथड्स थे जब हम ट्रेडिशनल वे फॉलो करते थे जो टीचर सेंटर्ड होते थे. अब के टाइम में हम वो फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं. Now coming to question number 32. One characteristics of good teaching. एक characteristic good teaching का एक बोल सकते हैं हम अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है basically. Severally punish learners who misbehave in class. तो ये negative है. Punishment is not allowed at all.
बी स्टर्न ऑन प्यूपिल्स, विद्यार्थियों के साथ कठोर हुआ जाए, तो ये भी नहीं होगा. टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया पे पूर्ण नियंत्रण रखें. या बी वेरी लाइवली एंड फ्रेंडली टू लर्नर्स, शिक्षार्थियों के साथ बहुत जीवंत और मित्रता के साथ रहा जाए. तो करेक्ट ऑप्शन एक ही है यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन, बाकी है ही नहीं. तो ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है. इजी क्वेश्चन है ये. Next is question number 33. All the following are types of non-verbal communication except what? Body movements, gestures, head movement या speaking. And the correct answer will be speaking. ये non-verbal communication में नहीं आएगा क्योंकि भाषण एक verbal communication होता है. Next is question number 34. The acquisition of instructional skills will help reduce misbehavior of pupil because the enlightened teacher can punish two pupils, can occupy the children in play activities, will educate, engage the pupils, will drive the pupils from the class. एक ही पॉजिटिव ऑप्शन है. सकारात्मक आपको विकल्प देखना है, नकारात्मक विकल्प कभी भी उत्तर नहीं होगा. करेक्ट आंसर है विल एडिक्वेटली इंगेज द प्यूपिल्स, पर्याप्त रूप से विद्यार्थियों को संलग्न करेगा ऐसा जो टीचर होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. ऑन डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग इज दैट, क्या है व्यक्तिगत शिक्षण के नुकसान पर? Pupil learn to be independent and responsible. It allows the children to set exercises for all students. Third is it is more suitable for reading lessons. Fourth is it is time consuming to deal with children on individual basis. And the correct answer is option D. It is time consuming to deal with students. व्यक्तिगत आधार पर बच्चों के साथ व्यवहार करने में समय लगता है. एंड ये है व्यक्तिगत शिक्षण का एक डिसएडवांटेज, आप बोल सकते हैं नुकसान, कि समय लगता है इसमें. बाकी तो देखिए इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. बच्चों के साथ आप आगे शिक्षक बनेंगे तो बिल्कुल यूज करिएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. द फर्स्ट स्टेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की ही बात करेंगे, तो उसमें फर्स्ट स्टेज क्या है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को? फर्स्ट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम बाय एक्सप्लेनिंग इट. सेकेंड इज जनरेटिंग सेवरल alternative solutions. Third is selecting possible solution, and D is putting selected solutions to work. And the correct option is option A, defining the problem by explaining it. समस्या को समझाकर उसे परिभाषित करना, ये है समस्या समाधान जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण, फर्स्ट स्टेज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. अनदर नेम ऑफ स्मॉल ग्रुप. एक छोटे समूह का और क्या नाम हो सकता है? डेल्टन प्लान, द्याद या इंडिविजुअल्स या होल क्लास. तो क्या बोलेंगे इसको? एंड आई विल फॉलो द आंसर की. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल आंसर की, जो ऑफिशियल आंसर की है इन क्वेश्चंस की. ऑल्दो मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, कि स्मॉल ग्रुप्स का अनदर नेम जो बताया गया है युगम. नोट डाउन कर ले कहीं पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. इनमें से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी सीखने की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखेंगे. इट इज करेक्टराइज्ड बाय फेस टू फेस इंटरेक्शन. यह आमने सामने बातचीत की विशेषता है. सेकेंड है इट डेवलप्स इंडिविजुअलिटी इन द लर्नर. यह सीखने वाले में व्यक्तित्व का विकास करता है. या इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल. इससे सामाजिक कौशल का विकास होता है. या फिर देयर इज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक अंत निर्भरता है. एंड जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी,
It develops individuality in the learner. Most positive option आपको देखना है कि सबसे पॉजिटिव ऑप्शन आपके सभी ऑप्शंस में से कौन सा है. ऐसे जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनमें आंसर आपको वही मिलता है, द मोस्ट पॉजिटिव आंसर, जो सबसे ज्यादा सकारात्मक विकल्प होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39. इन अ लेसन अबाउट द हॉस्पिटल इज बेसिक one, the teacher prepared two pupils, one to act and speak like a doctor, to behave like a patient. The teaching method involves here. देखिए एक प्रक्रिया, एक लेसन में टीचर क्या करती है, वो एक स्टूडेंट को डॉक्टर बना देती है और एक को बोलती है पेशेंट की तरह बिहेव करने के लिए. तो ये कैसे, इसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें कौन सा शिक्षण पद्धति है बेसिकली, फॉरम, फेम, फैंटोमाइन या फिर रोल प्ले. बहुत इजी क्वेश्चन है बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें इतना डिफिकल्ट कुछ होगा आपको समझने लायक, क्योंकि ऊपर के 3 ऑप्शंस देखेंगे ABC, तो उनके शायद मीनिंग भी आपको नहीं पता होंगे, बस डाल दिए गए हैं. एंड रोल प्ले है जो हमने पढ़ा भी है, हमारे सिलेबस में भी है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में, तो यही है सही उत्तर. Next is question number 40. The method involving in a process in which the teacher wrote and explained mathematical examples on the chalkboard is. देखिए उस प्रक्रिया में शामिल विधि बतानी है जिसमें शिक्षक ने चॉकबोर्ड पर, मतलब ब्लैक बोर्ड पर, जस्ट अ सेकेंड, पर गणितीय उदाहरण लिखे हैं और समझाया है उनको. उसे बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेशन, गेम, रोल प्ले, सिमुलेशन, प्रदर्शन, खेल, रोल प्ले करें या सिमुलेशन, क्या बोलेंगे उसको, तो इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. What method is involved in grammar lesson in which the teacher guides her pupils to make simple statements in which all words of action are underlined to lead a conclusion that the underlined are verbs? तो इसमें क्या होगा, कौन सा मेथड है, डिडक्टिव मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. एंड देखिए करेक्ट है इंडक्टिव मेथड, इसको बोलेंगे. बहुत ही आसान रहा ये, मतलब इंडक्टिव डिडक्टिव देखिए बहुत कॉमनली इन पे आपको हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. एंड स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, इस तरह से भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं जो कि एग्जैक्ट मीनिंग है उनका. तो मेक श्योर इसके बीच आपको कोई कंफ्यूजन ना हो एंड आपको क्लियर कट पता हो, सो दैट ऑप्शंस कैसे भी आए तो आप उनको पहचान पाए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42 पे बढ़ेंगे. वन एडवांटेज ऑफ द एक्सपोजिटरी मेथड इज दैट, क्या है, it is motivational, offers a rigid structure, promotes high retention या saves time. The correct option is it saves time. यह समय बचाता है. Next is question number 43. The type of field trips that pupils are made aware of the task they are going to perform, उनसे क्या बोलते हैं. ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था सेम, एंड रिपीट हो गया ये क्वेश्चन. एंड स्ट्रक्चर फील्ड ट्रिप्स ये हम ऑलरेडी कर चुके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस बीच में स्किप कर दिए हैं, रिपीटेड थे, तो 56 से स्टार्ट कर रही हूं मैं यहाँ पर. एंड लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चन. यस, देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में मैंने क्वेश्चंस पुट ऑन किए हुए हैं, बट इनके जो आंसर्स हैं देखिए आपको ऑप्शंस में ही मिलेंगे. ऑप्शंस मैंने पुट ऑन नहीं किए हैं एंड सीधा आंसर मैं आपको बताऊंगी. सो मेक श्योर आप ध्यान से सुने, बिकॉज लिखेंगे नहीं हम, नोट डाउन आपको करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड बाय विच द टीचर टीचेस ऑल पीपल द सेम थिंग एट अ सेम टाइम एंड एट द सेम स्पीड विदाउट कंसिडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज नोन एज डैश टीचिंग. तो इसको हम क्या टीचिंग बोलेंगे? एंड डू राइट दिस इन द कमेंट बॉक्स. इसको बोलेंगे हम होल क्लास टीचिंग.
Now next question number 57. The method of teaching, also referred to as a scenario or critical incident, whereby a written story is presented for the pupil to analyze and discuss is termed as, इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए ये सभी क्वेश्चंस हमने कर ही लिए हैं, एक तरह से आप ये लगा लीजिए आपकी रिवीजन हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे केस स्टडी. Next is question number 58. The art and the science of an experienced person helping learners to acquire knowledge is termed as teaching. However, the structure, ordered and organized information that learners receive from a teacher is not termed teaching but rather what? अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे you will get to know. Instructions की बात हो रही है तो आंसर instruction ही होगा. Next is question number 59. The principle of multi-response states that human beings or animal may try many responses before getting the right person through the process of dash and dash. And the correct answer is, this is the new question here, इसको हम बोलते हैं trial and error, जिसमें बार बार कोशिश की जाती है और एक करेक्ट प्रोसेस तक या निर्णय तक पहुंचा जाता है. नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन करेंगे, द 60th क्वेश्चन. द टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज विच द लर्नर रिसीव मोर फ्रॉम द टीचर देन ही द लर्नर गिव्स इज टर्म्ड एज डैश लर्निंग. तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में. आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर, लेटर आई विल राइट इन द कमेंट बॉक्स, सो डोंट वरी. So let me know the answer कितना आपको समझ आया है, कितना नहीं आया है, and किसी भी particular question में कोई problem है, so you can email me or write in the comment box. I will try as much as possible to help you. तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए. कोई भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, so do let me know in the comment box. Thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.